वो एक तूफानी शाम थी। आसमान पर गहरे सियाह बादल छाए हुए थे। गाहे गाहे बिजली भी कड़क जाती थी। बारिश की तेज बौछारें इसके जख्मों पर नमक पाशी कर रही थीं। वो दरख्तों के एक झुंड में सनोबर से टेक लगाए बैठा था। पत्थरों पर रगड़ खाने से इसका जिस्म जगह जगह से छल गया था। फिर वो हवा में उड़ता हुआ यख बस्ता पानी में गिरा था। पानी के नीचे ही नीचे तैरता हुआ वो बहाव की जानिब काफी दूर निकल गया था। फिर जब उसने पानी की सतह पर आकर सांस लिया था तो वो मंगोल सिपाहियों को बहुत पीछे छोड़ आया था। इसने देखा दाहिना कंधा, दाहिनी कहनी और टांग बुरी तरह जख्मी थी। जिस्म के इन हिस्सों से लिबास भी फट चुका था। सर के पिछले हिस्से से बहने वाला खून अब भी इसकी गर्दन पर जमा हुआ था। वो अपनी जगह से खड़ा हो गया और लनगड़ाता हुआ दरख्तों के दरमियान चलने लगा। बिजली रह रह कर कड़क रही थी और उसे मालूम था मंगोल तूफान बादबू बारा से डरते हैं। ऐसे मौसम में वो खले आसमान तले आने से गुरेज करेंगे। वो इत्मीनान से चलता रहा। अंधेरा होने से पहले वो किसी खास चीज की तलाश में था। करीबा एक कोस चलने के बाद वो एक जगह बैठ गया। एक बड़े पत्थर के नीचे नोकदार पत्तों वाली कोई बोटी उगी हुई थी। अबाका की आंखें चमक उठें। उसने ये बोटी तोड़ी, वहीं से 2 पत्थर लेकर उसे रगड़ा और अपने जख्मों पर लगा लिया। जलन कम होते ही इसकी आंखें नींद से बोझल होने लगे। हल्की हल्की फुअर से बचने के लिए वो वहीं एक दरख्त के नीचे लेट गया। सुबह आँख खली, उसने अपने जख्मों पर एक निगाह डाली और आहिस्ता आहिस्ता शुमाल की तरफ चलने लगा। वो चलता रहा, बिला रुके और बेतकान। सूरज डूबता और उभरता रहा। दिन गुजरते रहे। धीरे धीरे उसके जख्म मुंदमिल होने लगे। इसकी चाल में तेजी आती गई। इसकी हरकत में फिरती और अंदाज में बानकापन आ गया। बहुत देर हुई उसने अपना फौजी लिबास और जूते उतार कर फेंक दिए थे। अब उसके जिस्म पर बस चमड़े का एक जेब जामा था। नंगे पाँव और नंगे जिस्म वो आजाद फिजाओं में किसी नौजवान चीते की तरह कंधे भरता चला जाता था। रात होती तो किसी खुया घने दरख्त के नीचे पड़ रहता। सुबह होते ही फिर अपने सफर का आगाज कर देता। खुराक की उसे कोई कमी नहीं थी। बड़ी बोटियां, दरख्तों के पत्ते, रास्ते में मिलने वाले जंगली खरगोश और गलहरिया सब इसकी खुराक थे। इसे कोई जल्दी नहीं थी। लगता था उसे कहीं नहीं पहुंचना। बस इन्हीं वीरानों में भटकना इसका मकसद हयात है। इसका रुख बदस्तूर शुमाल की तरफ था। अगर वीरानों में से किसी वीराने को वो दूसरे पर तरजीह दे सकता था तो वो कोहलताई का वीराना था, जहाँ एक चोटी पर घने दरख्तों के नीचे उसका बाप अबदी नींद सो रहा था। कभी यूं ही ऊंची नीची घाटियों में चलते चलते अबाका के दिल में अजीब तरह की कसक होने लगती। इसे लगता जैसे सीने में कोई चुटकियां ले रहा है। ऐसे में एक धंधला सा चेहरा इसकी निगाहों में घूमने लगता। ये मारीना का चेहरा था। वो इस तस्वुर से पीछा छुड़ाने के लिए भागने लगता। जमीन से कंकर उठा उठा कर कुआं में उछालता। सीटियां बजाकर परिंदों को अपनी तरफ मुतवज्जह करता। लेकिन जब रात होती और वो सोने के लिए जमीन के बिस्तर पर लेटता और उसकी निगाह आसमान पर चमकते सितारों पर पड़ती तो उसे वो होंठ याद आ जाते जिन पर ऐसे ही जुगनू चमकते थे। जब चांद नमूदार होता तो उसे लगता कि इसमें से मारीना की शबीह झानक रही है। फिर जब वो नींद की आगोश में चला जाता तो उसके कानों में एक दर्द भरा मंगोल नगमा गूंजने लगता। वक्त गुजरने के साथ साथ अबाका की उदासी में इजाफा हो रहा था। इसे लगता था जैसे वो अंदर से जख्मी है। अगर वो अंदर से जख्मी है तो उसका इलाज कैसे होगा? उसके बाप ने उसे कोई ऐसी जुड़ी बूटी नहीं बताई थी जो अंदर के जख्मों को ठीक कर सके। ये कैसी आग थी जो हर वक्त इसके सीने में जलती रहती थी? ये कौन सी ताकत थी जो उसके कदमों को शुमाल की जानिब जाने से रोकती थी, उसे जुनूब की तरफ खींचती थी? वो मौसम बहार का एक खुशगवार दिन था। जमीन से घास की पत्तियां नमूदार हो रही थीं। दूर गर्म इलाकों को हिजरत करने वाले परिंदे अपने घोंसलों में वापस आ रहे थे। अबाका देर तक बैठा अपने दाहिने हाथ को घूरता रहे। इस हाथ को एक रुखसार की जरूरत थी। इसके अंदर से एक बुलंद लहर उठी। दफता वो उठा और रुख मोड़कर जुनूब की तरफ भागने लगा। मारीना दरख्तों के दरमियान इस झुंड में बैठी थी जहां पहली बार अबाका से उसकी मुलाकात हुई। उसकी आंखें किसी गहरी सोच में डूबी हुई थीं। चेहरे पर गम व अनदवा की परछाइयां थीं। भीगे बालों से कतरा कतरा पानी टपक कर
जैसे उसके दिल का साथ दे रहा था। ना जाने वो क्यों अभी तक इस अजनबी को भुला नहीं सकी थी। वो जानती थी कि वो अब इस दुनिया में नहीं। चुगताई खान के भेजे हुए मंगोल सिपाही उसे अंजाम को पहुंचा चुके हैं। वो बुलंद पहाड़ से लुढ़क कर मौत की वादी में उतर चुका है, लेकिन फिर भी अजनबी की मासूम आंखें बार बार इसके जहन में दर आती थीं। इसे वो घरदरा हाथ याद आता जो बेहिस वो हरकत इसके रुखसार पर पड़ा रहता था। ऐसे में ना जाने क्यों उसे अपने रुखसार पर जलन का एहसास होता। वो घबरा कर अपना हाथ रुखसाना पर रख लेती, जैसे इस रुखसार पर अबाका की हथेली का निशान हो और वो उसे दूसरों की निगाहों से छुपा रही हो। अभी तक इसका राज राज ही था। किसी को मालूम नहीं हुआ था कि अरगोना अबाका के खेमे तक क्यों कर पहुंची। लोगों का ख्याल यही था कि अबाका उसे जबरदस्ती उठाकर अपने खेमे तक लाया था और फिर मुजाहमत पर उसे कत्ल कर दिया। अबाका के इन दो साथियों को खान चुगताई के हुक्म पर कत्ल कर दिया गया था, जिन्होंने बयान दिया था कि सियाह शाल में लिपटी हुई एक औरत अबाका से मिलने आई थी। इस बयान से अरगोना के किरदार पर शुबा होने का अंदेशा था। मारीना अपनी सोचों से अचानक चौंक गई। चंद कदम दूर आमना खड़ी उसे घूर रही थी। जब भी वो आमना को देखती थी, उसके दिल में अजीब सा खौफ जागज़े हो जाता था। उसे लगता था आमना इस हकीकत से बाखबर है जो अरगोना के कत्ल का सबब बनी। इसने कई बार आमना को टटोलने की कोशिश की थी, लेकिन उसने कुछ जाहिर नहीं होने दिया था। मारीना को चौनकते देखकर आमना उसकी तरफ बढ़ आई और बेबाकी से बोली, मालिका, आपकी ये उदासी खत्म होने की बजाय बढ़ती जा रही है। मारीना ने चिढ़कर कहा, तुम्हें कितनी बार कहा है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ख्वाह मुख्वा जिचना किया कर। आमना इसकी खादमाओं में सबसे समझदार और बड़ी थी। उम्र यही 30 साल रही होगी। वो मारीना को पालने वाली तातार औरतों में भी शामिल थी। यही वजह थी कि मारीना से आजादाना गुफ्तगू कर लेती थी। मारीना ने महसूस किया था कि जब से अबाका वाला वाकया हुआ है, आमना इससे कुछ ज्यादा ही बेतकल्लफ हो गई है। इसकी ये बेतकल्फी बाज औकात मारीना को होला देती थी। न जाने उसे क्यों लगता था कि आमना इससे चूहे बिल्ली का खेल खेल रही है और किसी रोज सारी बात खान चुगताई के कानों तक ही पहुंचा देगी।